नमस्कार, मैं दिलीप यशवर्धन एक बार फिर आपके सामने रूबरू होता हूं एक नए वीडियो के साथ में। पिछले वीडियो में हमने ये बात करी थी कि इस देश की डेमोक्रेटिक व्यवस्था को चलाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स किए गए हैं, उन कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद होते हैं उन पदों तक कैसे पहुंचा जाता है, उनको कैसे पाया जाता है, जिसमें हमने अलग अलग तरीकों पर बात करी थी। जिनमें सबसे पहला तरीका था कि बाय कंटेस्टिंग जनरल इलेक्शंस। तो जनरल इलेक्शंस के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती हैं जिनको पाया जाता है। तो कौन से पद को कैसे पाया जाता है, हम आज इस वीडियो में उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनरल इलेक्शन फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा। लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा कौन होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है, कैसे इलेक्शन कंटेस्ट होता है, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पार्लियामेंट क्या होती है। इंडिया एक फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है। इसका मतलब होता है कि इंडिया को चलाने के लिए कुछ जो अरेंजमेंट्स करे गए हैं उसमें सबसे उसके जो हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, और उनको एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है जो हेड किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। और ये सारे लोग जिस जगह पर बैठ करके इस देश की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए कानून बनाते हैं, उन पे प्लानिंग करते हैं, उनके एग्जीक्यूशन को लेकर के गाइडलाइंस इशू करते हैं, उस जगह को कहा जाता है पार्लियामेंट, यानी कि संसद। आज़ादी के बाद जब भारतीय संविधान लिखा जा रहा था तो इन सारी व्यवस्थाओं को हमारे संविधान में जगह दी गई थी। तो आर्टिकल 79 में ये लिखा गया था कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट विच शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। 2 हाउस में से एक का नाम होगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड दूसरा हाउस ऑफ पीपल। पार्लियामेंट को अगर साधारण से शब्दों में कहा जाए तो वो लेजिस्लेटिव बॉडी जो इस देश के कानून को बनाती है, उसकी प्लानिंग करती है, और उन कानूनों को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसके लिए गाइडलाइंस इशू करती है, जिसको उसकी जो लोअर लेवल है यानी कि जो एग्जीक्यूटिव लेवल है वो उन कानूनों को देश हित में, जनहित में इम्प्लीमेंट करता है। और ये पार्लियामेंट जिस जगह पर बैठ करके एग्जीक्यूट होती है उसको कहा जाता है पार्लियामेंट बिल्डिंग, यानी कि संसद भवन, जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है। तो आज वर्तमान समय में जो भारत का संसद भवन है ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सन 1921 से लेकर के 1927 तक बनाया गया था, और जनवरी 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसको ऑफिशियल यूज में लेना शुरू किया गया था। और उस समय इसका नाम था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जब भारत आज़ाद हुआ तो इस भवन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ले लिया गया, यानी कि वो लोग जिन्होंने भारत का संविधान लिखा था, या वो सभा जो भारत के संविधान को लिखने के लिए गठित करी गई थी, उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा गया था। आज़ादी के बाद 1947 में ये भवन उनके द्वारा ले लिया गया था। और जब 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हो गया तो उसी भवन को संसद भवन कहा जाने लगा, जिसे आज हम संसद भवन के नाम से जानते हैं। हालांकि आज़ादी के इतने सालों के बाद अब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अपना नया संसद भवन बनाया जा रहा है, जिसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। हमारी पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर बाईकैमरल है। बाईकैमरल का मतलब जहां पर संसद में 2 हाउसेस होते हैं, यानी कि लॉ मेकिंग बॉडीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और वो दोनों मिलकर के देश के कानून को बनाती हैं और उनको चलाने के लिए गाइडलाइंस इशू करती हैं। और इन्हीं दोनों हाउसेस को हमारे संविधान के आर्टिकल 79 में डिफाइन किया गया है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि देयर शैल बी 2 हाउसेस, द वन विल बी काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द अदर विल बी हाउस ऑफ पीपल। तो हमारी संसद की जो 2 हाउसेस हैं इनको कानूनी भाषा में काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। साधारण भाषा में उसको राज्यसभा और लोकसभा कहा जाता है। इन दोनों हाउसेस को एक और नाम से बुलाया जाता है। राज्यसभा को कहा जाता है हाउस ऑफ एक्सपर्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, और लोकसभा को कहा जाता है हाउस ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। और बहुत सारे लोग आम बोलचाल की भाषा में इसको अपर हाउस और लोअर हाउस भी कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में आपने सुना भी होगा और आपने खुद कई बार कहा होगा कि राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है।
लेकिन क्या ये आप जानते हैं कि इसको अपर हाउस और लोअर हाउस क्यों कहा जाता है? ऑल्दो ना तो भारत के संविधान में और न किसी भारतीय कानून में अपर हाउस या लोअर हाउस को डिफाइन किया गया है। ये एक आम बोलचाल की भाषा है और इसके कई सारे आधार हैं जिस वजह से इसको अपर या लोअर हाउस कहा जाता है। जिसमें पहला आधार है, चूंकि जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो भारत की जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुन करके राज्यसभा भेजे जाते हैं, इसलिए इसको अपर हाउस कहा जाता है। क्योंकि राज्यसभा को बनाने का उद्देश्य यह था कि समाज में जो विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस्ड लोग होंगे उनको राज्य की कार्यभार को संभालने के लिए या सरकार की नीतियों को और कानून को बनाने के लिए उनकी सहभागिता संसद भवन में ली जाएगी। इसलिए वो डायरेक्ट इलेक्शंस न लड़के चुने हुए प्रतिनिधियों के थ्रू चुन करके राज्यसभा में आते हैं। दूसरा आधार ये है कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाई गई थी तो उसमें भी 2 चैम्बर्स हुआ करते थे, जिसमें एक चैम्बर को कहा जाता था एरिस्टोक्रेसी और दूसरे को कहा जाता था कॉमन। और इन दोनों फील्ड से चुन करके जो हाउस बनाया जाता था उसको एक कहा जाता था हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड दूसरा हाउस ऑफ कॉमन। इसीलिए वो लोग जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों से चुन करके राज्यसभा भेजे जाते हैं उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स माना जाता है, इसीलिए उसको अपर हाउस कहा जाता है। और जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनको हाउस ऑफ कॉमन यानी कि लोअर हाउस कहा जाता है। और यही व्यवस्था लगभग हर उस देश में है जहां पर बाइकैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। अब इन दोनों सभाओं में यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में टोटल कितने सदस्य होंगे जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, उनकी भी संख्या हमारे संविधान में निर्धारित करी गई है। टोटल 802 सदस्य, मैक्सिमम 802 सदस्य होंगे जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व इन दोनों सभाओं में बैठ करके करेंगे। लेकिन किस सभा में कितना प्रतिनिधि बैठेगा और उनका चुनाव कैसे होगा, इस बात की व्याख्या भी हमारे भारतीय संविधान में करी गई है। तो आर्टिकल 80 में ये परिभाषित किया गया है कि अपर हाउस यानी कि राज्यसभा में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होगी। तो आर्टिकल 80 के अनुसार टोटल मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा विल बी 250 सदस्य होंगे, जिसमें से 238 सदस्य चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुन करके बैठा ले जाएंगे और जो 12 बचे हुए सदस्य हैं उनका चुनाव नॉमिनेशंस के थ्रू होगा और वो नॉमिनेशन की पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है। और हमारे संविधान में 4 ऐसी कैटेगरीज लिखी गई हैं जिन कैटेगरी से चुन करके सांसदों को सदस्यों को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया जाता है। वो पहली कैटेगरी है साइंस, दूसरा है सोशल सर्विस, तीसरा है स्पोर्ट्स एंड चौथा है लिटरेचर। आर्टिकल 81 में ये बताया गया है कि लोकसभा में बैठने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होगी। तो आर्टिकल 81 के अनुसार लोकसभा में बैठने वाले सदस्यों की कुल संख्या होगी 552 सदस्य। इन 552 सदस्यों में से 530 सदस्य ऐसे होंगे जो राज्यों से चुन करके आएंगे। जो भारत के डिफरेंट स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में जो जनता अपने वोट्स के थ्रू, डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू चुन करके अपने प्रतिनिधियों को संसद तक भेजती है, उनकी संख्या होगी 530। 20 सांसद जो हमारे देश की यूनियन टेरिटरीज हैं, उन यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वहाँ की जनता उनको चुन करके संसद तक भेजती है। और जो 2 बचे हुए सांसद हैं, जो सदस्य हैं, उनका चुनाव नहीं होता है, अगेन उनका नॉमिनेशन होता है बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वो 2 सांसद होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। और इस बात की व्यवस्था आर्टिकल 81 में नहीं बल्कि आर्टिकल 331 में करी गई है। आर्टिकल 81 में इसका रेफरेंस दिया गया, बट आर्टिकल 331 में प्रेसिडेंट को ये स्पेशल पावर दी गई है कि अगर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से या एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन संसद में नहीं हो पा रहा है तो 2 सांसदों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करके संसद में भेज सकते हैं। अब इन सांसदों का चुनाव कैसे होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, किस राज्य को कितने सांसदों की सीट दी जाती है, कैसे दी जाती है, वो इलेक्शंस कैसे कंडक्ट कराए जाते हैं और किस तरीके से आम जनता अपने वोट की पावर के थ्रू अपने प्रतिनिधि को संसद तक भेजती है, ये सारी बातें हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी आपके विचार हों उसको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए और फिर मैं कहूँगा कि समझोगे तो काम आएगा। नमस्कार।